हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण स्वागत करता हूं आपका multimedia.com सोसाइटी में। और आज दूसरी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सामान्य हिंदी के अंतर्गत शब्द रचना। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्ण या वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज हम एक स्टेप थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं शब्द रचना की। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं। तो शब्द की यदि हम बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, यानी कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो यौगिक और योग रूढ़ दोनों समान होते हैं। तो व्यवस्था में सिर्फ दो ही शब्द रह जाते हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द की बात करता हूं तो वे शब्द जिनके हम खंड नहीं कर सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, या यह कह सकते हैं कि खंड करने पर जिनका कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रति, यदि प्रति में के अगर खंड करता हूं तो प्र और ती यदि मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं तो कोई मतलब नहीं बनता। यदि इन दोनों को जोड़ करके मैं कोई शब्द लिखता हूं तो प्रति, इसका अपने आप में एक मीनिंग या अपने आप में एक अर्थ आ जाता है। तो ये आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द या यौगिक शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है, यौगिक शब्द क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। यानी कि यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से की जा सकती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप मतलब समीप आकर, शिष्ट मतलब रचना कर। किसी शब्द के समीप आकर के कोई नए शब्द की रचना करना वो उपसर्ग कहलाता है। या यह कह सकते हैं कि ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषताएं लाते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं, एक मूल शब्द ले लेता हूं मैं, अंत। चूंकि आपको बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, तो मैंने इसके प्रारंभ में क्या लगाया, अति लगाया। अति और अंत को यदि मैं जोड़ देता हूं तो इसका अर्थ हो जाता है अत्यंत, यानी कि ये शब्द क्या बन जाएगा, अत्यंत बन जाएगा। यानी कि उस मूल शब्द में परिवर्तन हो गया, अंत से बन गया अत्यंत। तो ये किस कारण से हुआ, अंत यानी कि अंत के मूल शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ने से। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषताएं लाते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोई एक शब्द ले लेता हूं, हार। दोस्तों आपको पता होगा हार का अपना मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसको लोग अलग अलग तरीके से, जैसे हार गले का हार हो सकता है, नेकलेस हो सकता है, या हार, हार का मतलब पराजय हो सकता है। लेकिन इस मूल शब्द में मैं अलग, तो हार में प्र जोड़ने पर इसका अर्थ हो जाता है प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना। दूसरी बात, यदि मैं हार में वी लगा देता हूं, हार से पहले वी यानी कि एक उपसर्ग लगा देता हूं, तो इसका मतलब बन जाएगा विहार, और विहार का मतलब विचरण करना या घूमना होता है। और यदि मैं तीसरी बात करता हूं, उसमें आ लगा देता हूं, तो आ से ये बन जाता है आ प्लस हार, यानी कि आहार, और आहार का मतलब होता है भोजन करना। तो देखिए दोस्तों, शब्द सिर्फ एक है, लेकिन मूल शब्द से पहले मैंने इनमें कुछ शब्दांश जोड़े जिनके कारण इनका अर्थ अपने आप में बदल गया और ये अलग प्रकार से प्रयोग किए जाने लगे। इसी प्रकार से दूसरे यौगिक शब्दों की रचना मैंने आपको बताई प्रत्यय से होती है। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब होता है साथ में लेकिन बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला या जुड़ने वाला, साथ में पर बाद में। उपसर्ग में क्या था, मूल शब्द के प्रारंभ में, लेकिन प्रत्यय का मतलब क्या होता है, साथ में लेकिन मूल शब्द के बाद में। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं प्रत्यय को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषताएं लाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। अगर मैं कोई एक मूल शब्द लिख दे, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया एरो बना करके कि ये मूल शब्द है हमारा। मूल शब्द है, सबसे पहले मैंने लिया है लेख। लेख का मतलब लिखना होता है। यदि मैं इसमें एक प्रत्यय लगा देता हूं अक,
तो यहां पर इसका अर्थ बदल जाता है, लिखने वाला हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लेखक। तो यहां पर क्या हुआ, अक जो कि मूल शब्द लेख में जुड़ा है, इसके अर्थ में अपने आप ही एक विशेषता या परिवर्तन ले आया है, जिससे इसका पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। लेख का मतलब कोई चीज लिखी गई है या लिखा हुआ, और लेखक का मतलब जिसने उसको लिखा। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, एक दूसरा एग्जांपल हूं कि अनुज शब्द का, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, अनुज, अनुज का मतलब छोटा, छोटा भाई होता है, लेकिन इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो मैं इसमें आ, बाद में मूल शब्द के बाद में आ जोड़ दूंगा, जिसका अर्थ हो जाएगा अनुजा, जो कि स्त्रीवाचक है, क्योंकि किसी लड़की का नाम हो सकता है। दूसरी बात, लेन, जो कि मूल शब्द है, अगर इसमें दार जोड़ देता हूं तो ये लेनदार बन जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, वहां पर समझना मुश्किल रहता है कि कौन सा उपसर्ग होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, या कितने उपसर्ग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं स्वतंत्रता, जो कि एक यौगिक शब्द है, जैसे कि बताया यौगिक शब्द अलग अलग उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, तो स्वतंत्रता एक यौगिक शब्द है, इसको मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करता हूं, इसको खंड करता हूं। तो यहां देखिएगा, स्व, तंत्र और ता, तीन भागों में मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब यहां पर मूल शब्द क्या हो गया, मैं यहां पर आपको देता हूं, जो तंत्र है आपका, ये मूल शब्द है। अगर मैं उपसर्ग जोड़ देता हूं तो और खाली इसको इतना पढ़ता हूं तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, जिसका मतलब फ्रीडम होता है। अगर मैं इसके साथ में प्रत्यय भी जोड़ दूं तो इसके साथ में प्रत्यय जोड़ने पर इसका जो खंड किए मैंने यौगिक शब्द बनता है स्वतंत्रता। यदि खाली उपसर्ग लगाता हूं तंत्र में तो केवल स्वतंत्र बनता है, और यदि मैं इसके साथ प्रत्यय लगा देता हूं तो यह स्वतंत्रता बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी एक मूल शब्द में दो प्रत्यय एक साथ जोड़े जाते हैं या लिखे जाते हैं। कैसे, ये क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द को हम खंड करके देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं समझ, खंड करने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खंड हम उसी शब्द के कर सकते हैं जो एक यौगिक है, रूढ़ शब्द के कभी हम खंड नहीं कर सकते। देखिए ये यौगिक शब्द है, इसके हमने खंड कर दिए, तो समझ, समझ अपने आप में इसका क्या है, एक अर्थ है। इसीलिए जिसका अर्थ होता है, जिसके खंड कर देते हैं और अलग अलग शब्दों में उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द के कभी भी खंड करने पर उनके अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाते। तो यहां पर दो प्रत्यय एक साथ कैसे होंगे, अगर मैं बात करता हूं समझ, समझ के साथ आता है एक प्रत्यय लगाया मैंने दार, तो ये हो गया समझदार। यदि मैं इसमें एक प्रत्यय ई और जोड़ देता हूं तो इसका हो गया समझदारी। तो ध्यान दीजिए, दो प्रत्यय एक साथ भी किसी मूल शब्द में हो सकते हैं, किसी मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय भी हो सकते हैं, और किसी मूल शब्द में केवल प्रत्यय या उपसर्ग होता है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पूछा जाता है कभी कभी कि दिए गए शब्द में उपसर्ग है या प्रत्यय है, तो अलग अलग तरीके से ये सब चीजें पूछी जाती हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।